नमस्ते विद्यार्थियों। इससे पूर्व की जो कक्षा थी उस कक्षा के अंतर्गत आपको बाह्य प्रयत्नों के विषय में जानकारी दी गई थी कि जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आपने जो मेरी अगर पूर्व क्लास पूरी देखी होगी तो मैंने उच्चारण स्थान और बाह्य जो प्रयत्न है उसका सही प्रकार से आपको कौन कौन से वर्ण आते हैं यह अवगत करवा दिया है क्लास के अंतर्गत। जब बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न की हमें आने लगते हैं तब हम सवर्ण वाली बात को समझ सही आती है, सवर्ण वाली बात समझ लेते हैं। ये जो सवर्ण है ये सवर्ण एक संज्ञा होती है जो मैंने पूर्व वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से बताया था। सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा वर्णों की होती है। तो वर्णों की जब सवर्ण संज्ञा होती है तो उस समय हमें उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों का जब ज्ञान होता है तो हम सवर्ण संज्ञा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप लोगों को उच्चारण स्थान का भी ज्ञान करवा दिया और आभ्यंतरों का प्रयत्नों का भी ज्ञान करवा दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब सवर्ण जो संज्ञा अपन समझने जा रहे हैं वो सही प्रकार से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो सवर्ण संज्ञा है उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तुल्या से प्रयत्नम प्रयत्नम सवर्णम। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम मेरे साथ बोलने से याद हो जाएगा आपको। इसका मैं कई बार आपको व्याख्या करके बता दिया कि तुल्य है आस्य और प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर इस सूत्र में जो प्रयत्न शब्द दिया है, इस प्रयत्न शब्द का अगर आपको ये पूछते हैं कि बताओ तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के अंतर्गत प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पर प्रयत्न से तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न होता है। यहाँ ये जो प्रयत्न है इससे तात्पर्य क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है ऐसा। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम इति सूत्रेण प्रयत्न शब्दस्य कतिधा। प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न से यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न अर्थ लगाएंगे और जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो मैंने आपको कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के भी बताए हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 4 प्रकार के भी होते हैं। ये 4 प्रकार के 5 प्रकार के कैसे हुए कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पाणिनि के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंतर्गत अष्टाध्यायी ग्रंथ, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंतर्गत 4 ही आभ्यंतर प्रयत्नों का ग्रहण किया गया है। 4 ही किया गया है। तो मैंने आभ्यंतर प्रयत्न आपको कितने बताए थे? 5 बताए थे। तो फिर एक कौन सा कम हो गया? तो जो स्पृष्ट प्रयत्न है, ईषद स्पृष्ट है, ईषद विवृत है, विवृत है, समृत है। तो यहां पर एक तो ईषद विवृत आपने पढ़ा होगा और एक है विवृत, एक है विवृत। तो यहां पर क्या होता है कि जो ईषद विवृत में उसमें वर्ण आते हैं उन उसमें वर्णों को विवृत में आने वाले वर्णों के साथ में समाहित कर लिया। मतलब ईषद विवृत जो बाह्य प्रयत्न है, इस आभ्यंतर प्रयत्न है, इस प्रयत्न का लोप कर दिया गया और ये प्रयत्न किसमें समाहित हो गया? विवृत में ही समाहित हो गया। जब ये 4 ही प्रकार के होते हैं तो विवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? विवृत के अंतर्गत ईषद विवृत में आने वाले ऊष्म वर्ण और विवृत में आने वाले स्वर वर्ण दोनों मिलाकर विवृत के अंतर्गत ही ग्रहण किए जाते हैं। ये बात कहां बताई गई है? ये बात बताई गई है पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंतर्गत बताई गई है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ ले कि बताओ आभ्यंतर प्रयत्न कितने, तो आपको 5 ही करने हैं। अगर हिंट देकर आपको पूछे या फिर 5 नहीं, अगर 4 का ही ऑप्शन हो तो 4 आपको करने पड़ेंगे। और हिंट देकर पूछ लिया कि पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार प्रयत्नों आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो उस समय आपको 4 ही बताने पड़ेंगे। एक कौन सा नहीं है? तो वो ईषद विवृत का ही भाग होता है जो अपन इस विवृत के अंतर्गत ही समाहित हो जाता है। आस्य का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका उच्चारण
होता है अर्थ। ये प्रश्न भी कई बार पूछते हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में आस्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आस्य का अर्थ है उच्चारण, मतलब उच्चारण स्थान जो अपन मिलाते हैं। और तुल्य का मतलब होता है समान, समान होता है। मतलब ये हुआ कि जो वर्ण है वो वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, दोनों का एक हो, समान हो, तो उसको हम सवर्ण के नाम से जानेंगे। उनकी कौन सी संज्ञा कर देंगे, सवर्ण संज्ञा कर देंगे। ये सूत्र जो है डिटेल में मैंने आपको दोबारा इसीलिए बताया है क्योंकि आज हम सवर्ण पढ़ने जा रहे हैं, तो इस सूत्र की ये जो डेफिनेशन है ये हमें अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। आस्य का मतलब उच्चारण स्थान, तुल्य का मतलब समान होना चाहिए, प्रयत्न का मतलब प्रयत्न होता है, जो कौन सा प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 4 भी होते हैं। किसके मत अनुसार होते हैं, पाणिनीय अष्टाध्यायी के मत अनुसार 4 होते हैं। एक कौन सा नहीं होता है, एक ईषद विवृत जो प्रयत्न होता है वो विवृत का ही भाग होता है, इसलिए पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 बताई गई है। अब आपको जो है स्वर्ण का ज्ञान करवाएंगे, स्वर्ण का ज्ञान करवाएंगे। अब देखिए यहां पर हम सवर्ण संज्ञा समझने के लिए, सवर्ण समझने के लिए सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देखेंगे। और दूसरा अपन क्या देखेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे। ये दोनों चीजें समान होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी भिन्न है, दोनों में से एक भी भिन्न है, मतलब ये हुआ कि या तो उच्चारण स्थान नहीं मिल पा रहा है या फिर आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न आ रहे हैं, तो फिर हम उसको सवर्ण नहीं कहेंगे, वो सवर्ण नहीं हो सकता है, उसका नाम सवर्ण नहीं होगा। देखो हम उदाहरणों के तौर पे अपन पढ़ते हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा है यहां पर अ, देखो यहां पर मैंने लिख दिया आ। देखिए यहां पर इसका उच्चारण स्थान कंठ है, आपका आखिर कंठ होता है और ए का भी कंठ ही होता है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या हुआ, कंठ ही हुआ। और यहां पर जब अपन इसका भाई आभ्यंतर प्रयत्न मिलाते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत यहां ए या आ हो, इनका सबका जो प्रयत्न है वो कौन सा होगा, यहां पर जो प्रयत्न होगा वो होगा विपरीत प्रयत्न। कौन सा होगा, विपरीत। और यहां पर भी कौन सा हुआ, विपरीत हुआ। तो ध्यान दीजिए यहां पर इनका जब उच्चारण स्थान मिलाते तो दोनों का उच्चारण स्थान ही कंठ रहा। अगर दोनों का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होकर एक का तालु हो जाता, एक का कंठ हो जाता, और दोनों का ही अगर विपरीत होता तो भी हम इसको सवर्ण नहीं कहते। यहां पर ए का भी कंठ था, ए का भी कंठ है, इनका भी कंठ है, आ का भी कंठ है, आ का भी कंठ है, आ का भी कंठ है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका उच्चारण स्थान समान रहा। और आभ्यंतर प्रयत्न जब मिलाया तो इन दोनों का विपरीत रहा, इसलिए समान होने की वजह से इन वर्णों को अपन क्या कहेंगे, सवर्ण वर्ण कहेंगे, सवर्ण वर्ण कहेंगे। अगला देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर अधन ई, अधन ई। यहां पर ये जो अ है, इस ए का उच्चारण स्थान क्या रहा, कंठ रहा, और इस ई का उच्चारण स्थान क्या रहा, तालु रहा। देखो ये दोनों भिन्न है, यहां तो इसका कंठ है, इसका तालु है, दोनों भिन्न है तो ये सवर्ण तो हो ही नहीं सकते। अब अपन मिला लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न इसका अलग अलग होता है क्या। तो यहां पर जब अपन ने देखा जो अ है, इस ए का आभ्यंतर प्रयत्न वही विपरीत होगा, क्योंकि स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विपरीत होता है, विपरीत स्वरानाम। यहां पर तालु वाला ई वाला देखते हैं तो यहां पर भी इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया है। ध्यान दीजिए आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों के समान है, लेकिन जब आपने उच्चारण स्थान मिलाया तो दोनों के उच्चारण स्थान समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सवर्ण नहीं है, इनको सवर्ण नहीं कहेंगे, ये सवर्ण नहीं है, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती है। अब देखो अपन ने जैसे मैंने ई तक का आपको बताया कि अब मैंने लिखा है यहां पर ई और ई, चाहे वो बड़ी लिखूं चाहे वो छोटी लिखूं, दोनों समान है। कैसे लिख सकते हैं अपन, देखिए यहां पर जब इनका उच्चारण स्थान मिलाते हैं
तो देखो उच्चारण स्थान में क्या मिला, इसका इका और इस इका दोनों का देखिए आप, यहां दोनों का देख सकते हैं। इस इका उच्चारण स्थान क्या रहा, तालु, तालु रहा, और इन इकाई उच्चारण स्थान भी क्या रहा है, तालु रहा है। मतलब इनके उच्चारण स्थान समान हो गए हैं, यानी ई और ई की सवर्ण संज्ञा अपन कह सकते हैं। लेकिन एक बार आभ्यंतर प्रयत्न और मिला लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत होता है। तो इन दोनों का विपरीत रहा, इसका मतलब हमारा यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न भी समान रहे हैं और उच्चारण स्थान भी समान रहे हैं। इसका मतलब इनकी कौन सी संज्ञा हो गई, सवर्ण संज्ञा हो गई। इनको अपन किस नाम से जानेंगे, सवर्ण के नाम से जानेंगे। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ई धन उ, ई धन उ, देखो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या रहा, तालु रहा, और उ का उच्चारण स्थान क्या रहा बताओ, होस्ट रहा है, होस्ट। उ का उच्चारण स्थान होस्ट और ई का उच्चारण स्थान तालु, इचवेसा नाम तालु, उपपद्मान्या नाम ओष्टौ। उसके बाद में इसका विपरीत, यहां पर इसका विपरीत रहा है और यहां पर इसका क्या रहा, विपरीत रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पर इनका आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, लेकिन यहां जो उच्चारण स्थान है दोनों के असमान हो गए हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, बताइए क्या होना चाहिए यहां पर, बोलो क्या होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर यह है कि यह सवर्ण नहीं है, इसको सवर्ण नहीं कहेंगे, ये सवर्ण नहीं हो सकता है। तो आपसे प्रश्न करें कि बताओ ई धन ई या ई प्लस उ यहां पर सवर्ण है, तब आप किसको बताओगे, ई प्लस ई को बताओगे, न कि ई प्लस उ को। ऐसे प्रश्न कई बार हमारी कंपटीशन जो क्लासेज होती है उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। कई बार कंपटीशन क्लासों में ऐसे प्रश्न किए गए हैं। अब उसके बाद में जैसे अपन ने पढ़ा उ धन उ, तो देखो इसका भी क्या रहा, होस्ट रहा है। यहां इसका क्या रहा है, होस्ट रहा है। यहां पर इसका क्या रह गया, विपरीत हो गया है। यहां पर भी इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया है। तो बताओ ये उ धन उ क्या सवर्ण है बिल्कुल ये सवर्ण है, इनको सवर्ण कहेंगे, ये सवर्ण है। फिर मैंने लिखा जैसे री धन री, तो ये भी क्या है, इसका मुर्दा है और इसका क्या है, इसका भी मुर्दा है। यहां पर इसका विपरीत है और यहां पर भी क्या है, इसका विपरीत है। तो बताओ ये भी क्या हो गया, ये भी सवर्ण हो गया है। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सवर्ण के नाम से जानेंगे। ई उ बारे तो ये भी सवर्ण हुआ, री और री आया तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सवर्ण बोलेंगे। अब जैसे मैंने लिखा है यहां पर री धन री धन ली, तो क्या इनको अपन देखते हैं, इनको सवर्ण बोलेंगे। तब कहा कि देखो री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मुर्दा होता है, और ली का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। मैंने आपको बताया था ऋतु रसानाम मुर्दा और ऋतु लसानाम दंता है। तो ली का तो दंत रहा और री का मुर्दा रहा, और दोनों का जब अपन देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न तो विपरीत ही रहा है, दोनों का विपरीत रहा है। तो देखिए यहां पर इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हो गए हैं। तो क्या री और ली इन दोनों को अपन सवर्ण कहेंगे, आपसे प्रश्न है क्या अपन सवर्ण कहेंगे, कह सकते हैं क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए अब यहां पर मैंने आपको बताया जैसे री है ली है, तो इनका जो उच्चारण स्थान मुर्दा होता है, दंत होता है, फिर इनका आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है, विपरीत होता है। तो क्या इन वर्णों को अपन सवर्ण कह सकते हैं, आपके मतानुसार ऐसा हो सकता है, नहीं, इसको अपन सवर्ण नहीं कहेंगे। पाणिनि भगवान ने तो इनको सवर्ण नहीं कहा, लेकिन हमारे कात्यायन भगवान ने जब वार्तिक लिखे तो उन वार्तिकों में इन सूत्र को मानकर, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को आधार मानकर उन्होंने यहां पर एक वार्तिक लिखा जिसका नाम है री ली वर्णयोर मिथय सावर्ण्यम वाच्यम। री ली वर्णयोर मिथय सावर्ण्यम वाच्यम। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि एक तो री और एक ली, ये दो जो वर्ण हैं इन दोनों वर्णों को एक साथ मिला दिया
और मिलाकर इनको भी क्या कहना चाहिए, सावर्ण्यम यानी सवर्ण कहना चाहिए। कहने का मतलब ये रहा कि री और ली ये दोनों सवर्णवाची होते हैं, इनको सवर्णवाची कहना चाहिए। तो यहाँ पर जब री और ली को सवर्णवाची कहेंगे तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के पर भी, अलग अलग उच्चारण स्थान होने पर भी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो यहाँ पर इसकी सवर्ण नाम नहीं दे सकता है। लेकिन कात्यायन भगवान के द्वारा लिखे गए वार्तिक के अनुसार अब इनको अपन क्या मानेंगे, सवर्ण मानेंगे। तो बताओ ये क्या रहा, सवर्ण रह गया। इनको अपन क्या बोलेंगे, सवर्ण बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर री धन री, तो ये यहाँ पर भी इनका अलग अलग है उच्चारण। तो री का दंत है और री का मुर्दा है, और यहां पर ये विपरीत हो जाएगा और यहां पर भी एक विपरीत हो गया। तो यहां पर भी ये डिफरेंस है, लेकिन इन्होंने रे और री दोनों को ही सवर्ण माना है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये भी दोनों क्या हो गए, सवर्णवाची हो गए हैं। सवर्णवाची हो गए तो इनको भी हम क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। और जैसे मैंने लिखा ली धन ली, ली धन ली, तो देखो दंत है, यहां पर भी ये दंत है, यहां पर ये विपरीत है और यहां पर भी ये विपरीत है। तो आपके जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है उसके आधार पर भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनका तो उच्चारण स्थान वैसे भी एक है, आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है, तो इनको भी अपन क्या मानेंगे, सवर्ण मानेंगे। तो मैंने आपको जो सवर्ण के बारे में है बताया, ए ई उ री और ली, ये जो 5 वर्ण है, इन 5 वर्णों की जो सवर्णता है उन सवर्ण संज्ञा के बारे में बताया गया है कि इन 5 वर्णों में आपस में सवर्ण होता है। जब अपन सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो इन 5 वर्णों के आधार पर ही हम सवर्ण दीर्घ संधि के भेद पढ़ते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि के उदाहरणों में इनको संगत करते हैं। फिर कहा कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ई धन स, ई धन स लिखा। अब यहां पर जब अपन देखते हैं तो इस ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, और यहाँ से का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। यहां पर इस ई का जो है प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। और यहां पर जब मैं इनके 4 आभ्यंतर मानता हूं, 4 आभ्यंतर मानते हैं, 4 आभ्यंतर प्रयत्न मानते हैं, तो 4 आभ्यंतर प्रयत्नों में मैंने आपको यह बताया कि जो ईषद विवृत है, ईषद विवृत है, उस ईषद विवृत में जो ऊष्म वर्ण आते हैं, इन ऊष्म वर्णों को हम किस में डाल दिए, केवल विवृत में ही रखते हैं। जब विवृत में रखते तो विवृत में ऊष्म वर्ण भी आ जाते हैं और स्वर वर्ण भी आ जाते हैं। तो ऊष्म वर्ण में स आता है, स आता है, तो इसका मतलब जब अपन 4 आभ्यंतर प्रयत्न मानेंगे तो यहाँ पर इसका भी जो आभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा वो क्या होगा, विवृत हो जाएगा। जब विवृत हो जाएगा तो बताओ यहाँ पर ई और स को अपन सवर्ण कह सकते हैं क्या, दोनों का, बिल्कुल कह सकते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण की दृष्टि में यहाँ पर ई और स को हम सवर्ण का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाणिनि भगवान ने एक नियम बनाया, ना झलो, ऐसा एक नियम बनाया। उन्होंने कहा न अच और हल, ऐसी बात बताई। न का मतलब नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो स्वर है, स्वर है, अच किसको बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं, और हल किसको बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं। तो स्वर और व्यंजनों का आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए। ना जलो का मतलब क्या होता है, ना जलो का मतलब होता है कि न अच झलऊ हलऊ, यानी कि जहां अच और हल दोनों अगर सवर्णवाची, दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न भी एक है और बाह्य उच्चारण स्थान भी एक है, और ऐसी दृष्टि में उनकी सवर्णता ग्रहण होती है, तो फिर वहां पर इन स्वर और व्यंजनों को आपस में सवर्ण नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ई और स को अपन सवर्ण नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसको सवर्ण नहीं कह सकते हैं, ये सवर्ण नहीं है। अब आगे देखिए आप, जैसे अपन लिखते हैं, अब जैसे लिखा मैंने यहाँ पर ए ओ आई औ, ये 4 अपने जो स्वर है इनके बारे में मैं आपको बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए धन ए, तो बताओ ये दोनों सवर्णवाची है कि नहीं, एक बार मिलान कर ले। देखो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु, और इस ए का भी उच्चारण स्थान क्या होता है,
कंठ और तालु दोनों का, इनका प्रयत्न विपरीत और यहां पर इसका प्रयत्न विपरीत होता है। ध्यान दीजिए, इनको अपन सवर्ण कहेंगे नहीं कहेंगे, कहेंगे, ये सवर्णवाची है। फिर मैंने लिखा ओ धन ओ, देखो यहां पर इसका वही कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, और यहां पर भी इसका क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया है। यहां पर इसका विपरीत हो गया है और ये भी क्या हो गया है, विपरीत हो गया है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, सवर्ण हो गए। इनको भी अपन क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। फिर मैंने लिखा है यहां पर ओ धन औ धन ऐ धन ऐ, तो यहां पर इसका वही कंठ तालु और यहां पर भी इसका कंठ तालु हो गया। यहां पर इसका विपरीत हो गया और यहां पर भी इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए, सवर्ण हो गए। इनको भी अपन सवर्ण के नाम से जानेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर औ धन औ, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया कंठोष्ठ, ये भी क्या हो गया, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, और यहां पर ये क्या हो गया, विपरीत हो गया है। यहां पर भी ये विपरीत हो गया है। तो अब क्या हो गया, यहां पर इसको भी अपन क्या मानेंगे, सवर्ण मानेंगे। ध्यान दीजिए, ए को भी सवर्ण कहेंगे, ओ को दोनों को सवर्ण कहेंगे, ऐ को दोनों को सवर्ण कहेंगे, औ को दोनों को सवर्ण कहेंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जैसे ए है, ओ है, आई है, औ है, इनको तो अपन सवर्ण का नाम दे दिया कि तो सारे के सारे क्या है, सवर्ण है। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं ए धन आई, ऐसे लिख दूं तो देखो यहां पर ए का ऊंचा निशान क्या होता है, वही कंठ तालु, और ऐ का ऊंचा निशान भी क्या होता है, वही कंठ तालु। इसका विपरीत और इसका विपरीत। ध्यान दीजिए, मैंने ये चीज बताई, लेकिन ये वाली जो बता रहा हूं ए और ऐ, इनका भी समान ऊंचा निशान है और समान आभ्यंतर प्रयत्न है। तो क्या ये सवर्ण हो सकते हैं, इनको सवर्ण कह सकते हैं? बिल्कुल इसको सवर्ण कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सवर्ण नहीं है। प्रश्न समझ में आया? फिर भी ये सवर्ण नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर ए धन ओ, तो इनका तो वैसे डिफरेंस है, इनका तो वैसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पर इसका कंठ तालु है और इसका कंठोष्ठ है, तो यहां वैसे डिफरेंस हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं है। ओ और ओ का मैंने बता दिया। अब जैसे मैं ओ और आई का बताता हूं, वो भी नहीं होगा। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं ओ धन औ, ओ धन औ, तो इसका भी देखो कंठ है, कंठोष्ठ है, और इसका भी क्या है, कंठोष्ठ है, और यहां पर इसका भी विपरीत है और दूसरे वाले का भी विपरीत है।